हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ओके, हमने सुबह आपके साथ 3 टॉपिक शेयर किए थे। फर्स्ट इज कि इंडिया में अभी भी चाइल्ड मैरिज एंड होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ बैकवर्ड स्टेट्स हैं जहां पर ये अभी भी प्रेवलेंट है एंड इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में तो उल्टा बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन हायर जुडिशरी। देखिए, जो लोअर जुडिशरी होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, वहाँ वेमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है। ठीक है, 20% 25% के करीब है अलग अलग स्टेट्स में। बट जब हायर जुडिशरी की बात आती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर हालात ज्यादा बुरे हैं। तीसरा, इस वक्त पूरा नॉर्थ इंडिया फॉग की चपेट में आया हुआ है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वैसे मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, लेकिन जो हमारा GS1 है, GS1 का जो पेपर है, उसमें ज्योग्राफी से इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो उसको जानेंगे। बाकी अभी मैं खुद आपको ये कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ बहुत इजी और सिंपल टाइप के टॉपिक्स के साथ डील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि यू ऑल आर ऑलमोस्ट ए बिगिनर, राइट। तो ये मत सोचिएगा कि ज्यादा ये तो यूजलेस टॉपिक है। यूजलेस तो नहीं है, बट मैं आपके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही यही है कि आपको ट्रेन किया जा रहा है धीरे धीरे कैसे आप एक आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ेंगे। इट्स नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स की बस क्वेश्चन दे दिया आप लिख लो अपने आप से, इधर उधर से देख के कॉपी पेस्ट मार लोगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है एंड मीन्स अपना जो प्री होगा, तब तक अगर आप 5-6 महीने अगले अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हो, ठीक है, मैं आप पे ये प्रेशर डालते ही नहीं हूँ कि क्वेश्चन दिया है तो चलो आंसर लिखो। ठीक है, हम यहाँ पर पॉइंट्स सोचना सीखेंगे, क्योंकि सब ये जब आप कोई आंसर पढ़ते हो ना यूपीएससी के, कभी भी जब आप मेंस के आंसर पढ़ोगे आपको लगता है हाँ ये पॉइंट तो मुझे भी पता था, ये तो मुझे भी पता था। बट जब आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो पॉइंट्स दिमाग में आते नहीं है, वो दिमाग से निकल के पेपर पे नहीं आते। यानी कि एक चीज सब बच्चों में कॉमन है कि उन सबको उन वो पॉइंट्स पता है। ठीक है, उन सब ने वो चीजें पढ़ी है, सुनी है, कॉमन सेंस से भी पता रहता है कि ये वेमेन का रोल अपॉइंटमेंट कम क्यों है हायर जुडिशरी में। बट उसको पेपर पे उतारना ही एक चैलेंज बन जाता है यूपीएससी में। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हमारा सिर्फ जस्ट सेकेंड डे। ठीक है, तो हम लोग इजी टॉपिक्स के साथ ही डील कर रहे हैं, बट अल्टीमेट गोल स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की तरफ ले जाने का है। पहला, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग ही है, कि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं डिक्रीज ही हो रही हैं। मेजर रीजंस क्या हैं? पहला, एक तो अवेयरनेस लोगों में आ रही है कि आजकल, पहले क्या माना जाता था, शादी कर दो जिम्मेदारी खत्म। बट आजकल जिस तरीके से इंडिया में डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सब ने कहीं ना कहीं पेरेंट्स में एक अवेयरनेस क्रिएट की है कि नो, शादी इज नॉट द सेफ्टी नेट जो एक लड़की की लाइफ में एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, राइट। दूसरा, कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन ऑफ एजुकेशन ये थोड़ा सा हाई हुआ है। तो लड़की जब पढ़ भी लेती है तो उसको लगता है मैंने 8 क्लास तक पढ़ाई कर ली तो आई शुड गो एटलीस्ट टिल 10, ताकि मेरी एक एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी बहुत हो जाए। जैसे छोटा मोटा डेटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं कई बार 12th क्लास तक पढ़ने के बाद। ठीक है, फिर सरकार की काफी सारी स्कीम्स ऐसी चलती हैं जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे मध्य प्रदेश में चलती है लाडली लक्ष्मी योजना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं चलती हैं इस तरह की। उसमें ये क्राइटेरिया ही रखा जाता है कि आपके नाम पर एक 10,000 रुपए की एफडी कर दी जब आपका बर्थ हुआ, इसको आप 18 साल के बाद यूज कर सकती हैं, या तो फॉर मैरिज पर्पज, या फिर 21 ईयर के बाद इसको ब्रेक कर सकती हैं। ठीक है, तो 18 ईयर्स तक जब वो पैसा रहेगा, उसमें कंडीशन होती है कि 18 ईयर्स के बाद ही यूज कर सकते हो। तो अब चाहे लड़की को मैरिज करनी हो 18 ईयर्स के बाद, या फिर उसको हायर एजुकेशन परस्यू करना हो, यानी कि कॉलेज वगैरह में। ठीक है, तो इनका भी एक रोल रहा है कि ये चाइल्ड मैरिज वगैरह जो है थोड़ा सा डिक्रीज आई है। उसके अलावा फिर गवर्नमेंट के जो अपने लॉज हैं, जैसे हमने अभी 2021 में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अमेंड किया, और उसमें क्या कहा कि गर्ल्स के लिए भी मिनिमम मैरिज एज क्या की जाएगी, 21 ईयर्स। ओके, बॉयज के लिए भी 21 है और गर्ल्स के लिए भी 21 ही की जाएगी। क्लियर? तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिलता है चाइल्ड मैरिज में। बट अभी भी अगर हम कुछ स्टेट्स को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बिहार, ठीक है, यहाँ पे आज भी चाइल्ड मैरिज का रेट 17% प्रेवलेंट है। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल को देखिए, ऑलमोस्ट 15%। एंड बुरी बात यह है कि वेस्ट बंगाल में ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है।
ओके, बाकी सभी स्टेट्स में घटता हुआ दिख रहा है। उसी तरीके से यूपी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13%। अब चलिए ये तो एक बार को कह सकते हो आपकी बीमारू स्टेट माने जाते हैं थोड़े से, बट कम टू महाराष्ट्र, इवन यहाँ पर भी हमें 8.2% प्रेवलेंस देखने को मिल रहा है, राइट। नाउ अब देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5, ठीक है, ये इन सब चीज़ों की बातें करता है। तो यहाँ पर इसने बताया था कि आज जो विमेन है स्पेशली वेस्ट बंगाल में 20 से 24 की एज में, इसमें से ऑलमोस्ट 42% विमेन की एज अंडर 18 ईयर्स में हो गई थी, ठीक है। अभी 2024 का एज ग्रुप है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा तो है नहीं, पिछले 4 साल में ये इस एज ग्रुप में आए होंगे, यानी कि आप चले जाइए 2018 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 42% लेडीज़ का कहना है कि हमारी मैरिज 18 से पहले हो गई थी। अब अगर आप कंट्री वाइज बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं इंडिया में। फर्स्ट आता है वर्ल्ड में इंडिया चाइल्ड मैरिजेस में, सेकेंड आता है बांग्लादेश, ठीक है, और थर्ड आता है एक अफ्रीकन कंट्री दैट इज नाइजीरिया, ठीक है। तो हम इनसे भी बुरे हाल है हमारे यहाँ। आप कह सकते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन भी तो फिर इनसे बहुत ज़्यादा है, हाँ ठीक है, बट फिर इंडिया इनसे कहीं ज़्यादा डेवलप भी तो है ना, बांग्लादेश नाइजीरिया से। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रीजंस क्या हैं, आखिर क्या चीज़ है जो इन लोगों को बार बार पुश कर रही है चाइल्ड मैरिज के लिए। रीजंस, ठीक है, एकदम कॉमन सेंस से सोचिए, नथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। सबसे पहला एक चैलेंज होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी में इंसान क्या सोचता है, जितनी जल्दी घर में एक बर्डन कम हो, ठीक है, कमाने वाला खाने वाला, ठीक है, तो उससे पॉवर्टी साइकिल से बाहर निकलने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि चलिए बेस्ट ऑप्शन है कि इसकी मैरिज कर दी जाए। अब एक तो जो लोअर क्लासेस है, ठीक है, वर्किंग लेबर क्लास, उनके साथ एक और इशू ये रहता है कि माइग्रेट होते रहते हैं वो लोग इधर से उधर वर्क के लिए। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों सपोज कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, तो उनको गांव से अब शहर की तरफ जाना है, बट एट द सेम टाइम कि वो बच्ची को जो ऑलमोस्ट जवान हो गई है, चलो 15-16 साल की, ठीक है, तो उसको अकेला छोड़ना सेफ नहीं समझते और अपने साथ ले जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद एक माइग्रेंट बन के जा रहे हैं, तो उनके पास ना रहने की जगह है ना कुछ सेफ्टी नहीं है। तो वो उसमें भी सोचते हैं कि यार हम लोग माइग्रेट करने जा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम बच्ची की शादी कर देते हैं पहले यहीं पे, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये बन जाता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी कंसर्न होता है बच्चियों का, वो भी एक रीजन बन जाता है। अब दूसरा देखो एक और रीजन आता है, कहना नहीं चाहिए, बट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जब भी होती है ना किसी स्टेट में, आजकल हमारे सामने सबसे ज्यादा क्या चीजें आ रही है, रेप केसेस बच्चियों के, ठीक है, 12 साल 15 साल इस तरह के रेप केसेस आ रहे हैं। अब याद कीजिए कैलकाटा हाई कोर्ट के जज को अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, क्यों? क्योंकि कैलकाटा हाई कोर्ट के जज ने अपने एक पर्सनल व्यूज दे दिए थे कोर्ट में जजमेंट देते हुए कि दीज एडोलसेंट गर्ल्स, ये जो 15-16 साल की होती, दे शुड कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्ज, ठीक है, ये कैलकाटा हाई कोर्ट का ओपिनियन था, ठीक है। तो इस तरह के भी जब एक आप कह सकते हो कि इस तरह का जब एक माइंडसेट प्रिवेल होता है ना किसी सोसाइटी में, ये तो जज है इतना हाईली एजुकेटेड, बट जो कॉमन मैन भी होता है उनको लगता है नहीं नहीं यार, आजकल 14 साल 15 साल की हो गई बच्ची, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, अदरवाइज कुछ गलत हो सकता है लाइफ में, क्लियर। और सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में ही प्रॉब्लम है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इतने हाई रेट ऑफ, जैसे अभी हमने देखा कि 17% बिहार में, 15% बंगाल में, ये इतनी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, बट फिर भी जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट लेस देन 100 केस रजिस्टर होते हैं, राइट। अब फिर एक और रीजन ये होता है कि आपके जो सोशल नॉर्म्स हैं, जैसे जैसे कई बार क्या माना जाता है, अगर आप थोड़ा ईस्टर्न यूपी साइड जाएंगे ना, जितना मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है, उनके यहाँ मतलब 21 अगर हो गया लड़का, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़की की तो कर ही नहीं रहा हूँ, अगर 21 भी हो गया ना लड़का, तो मदर्स को टेंशन होना शुरू हो जाती है, यार जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, इसकी उम्र के लड़के तो पापा भी बन गए। यहाँ यहाँ दिल्ली में जो रह रहे हैं हमारे साथ, उनके कुछ रिलेटिव्स की यार वो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वहां तो उनके तो बच्चे भी हो गए 22-23 साल में, और तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ओके, तो इस तरह के भी कुछ नॉर्म्स है, तो कहीं ना कहीं एक वो कंसर्न गर्ल पेरेंट को भी रहता है कि यार फिर सही एज का लड़का नहीं मिलेगा अगर हम लेट करेंगे, अगर हम लड़की की 23-24 में करेंगे तो फिर उस एज ग्रुप के तो लड़के ही नहीं बचते हैं, ठीक है, या अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि एक और सोसाइटी में अगेन कहने में थोड़ी शर्म की बात आएगी, बट कुछ एरियाज में वर्जिनिटी को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है, कि अरे अरे लड़की 25 साल की हो गई तो नहीं नहीं ये तो वर्जिन नहीं होगी, इससे शादी नहीं करनी, इसे बहू नहीं बनाना है हमें, ठीक है, 18-19 साल की, हाँ हाँ इसको बहू बनाना है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, जो कुछ औरतों का माइंडसेट होता है कुछ एरियाज में, राइट, जो सुना है रियल में हमने, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक रीजंस हो गए। नाउ नेक्स्ट इज कि आखिर इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का इम्पैक्ट सबसे बड़ा क्या होता है। अब देखिए जब बात इम्पैक्ट की आती है ना,
तो इम्पैक्ट की जब बात आती है तो आपके दिमाग में एक चीज सबसे पहले आएगी, हेल्थ, राइट, इम्पैक्ट हेल्थ। अब जरा थोड़ा सा सीक्वेंस में सोचते हैं, तो अगर बच्ची की शादी जल्दी हो रही तो सबसे पहला तो उसके एजुकेशन पे असर पड़ा, ठीक है, उसे आपने एजुकेशन नहीं लेने दिया, फिर अल्टीमेटली कि लाइफ में वो कभी कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट गेन नहीं कर पाएगी, नहीं, तो अल्टीमेटली उसे सीधा सीधा डिपेंडेंट होके रह जाना पड़ेगा अपने हस्बैंड पर, राइट। फिर वो सारे इश्यूज आ जाते हैं, उसका एम्पावरमेंट नहीं हो पाता है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, सब्जुगेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। फिर दूसरा इंपैक्ट पड़ता है उसकी हेल्थ पर, ठीक है, अर्ली मैरिज हुई है तो देयर इज वेरी हाई चांस कि अर्ली प्रेगनेंसी भी हो सकती है। अब इस अर्ली प्रेगनेंसी में दोनों में इंपैक्ट पड़ता है, चाइल्ड पे दो तरह से इंपैक्ट पड़ता है। एक तो कि हो सकता है कि वो लो वेट लेकर पैदा हुआ हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिजिकली वीक होगा, डिजीज से ज्यादा वल्नरेबल होगा, ओके, कमजोर रहेगा। दूसरा कि कहीं ना कहीं उसकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी वो वीक होगी, ठीक है, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। फिर अल्टीमेटली वही बातें आ जाएंगी कि फ्यूचर में कैसे कॉम्पीट करेगा, कैसे कुछ करियर में बना पाएगा, ठीक है, तो ये चाइल्ड पे इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा मदर पे इंपैक्ट पड़ता है। अर्ली प्रेगनेंसी का ये होता है कि आपका शरीर अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि प्रेगनेंसी को सह पाए, तो अल्टीमेटली हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के भी चांसेस मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चा लो वेट से होता है तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी हाई हो सकता है। क्लियर है? तो सॉरी, ये कुछ बर्डन हुए, एजुकेशन में देख लिया हमने, एम्प्लॉयमेंट वाइज देख लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी हेल्थ वाइज देख लिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए? तो सबसे पहला, स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशन। अब सीधे ना वहां मत जंप कर जाना यार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो लिख दो, वो देखो बहुत कॉमन है, उसको तो आप बाद में भी लिख सकते हैं कि वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो कोई ऐसी टारगेटेड स्कीम नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक इंटरवेंशन जैसे मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, आप उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक सिक्योरिटी दे के रखते हो कि आप पढ़िए, ठीक है, 18 साल के बाद भी अगर आपको आगे पढ़ना होगा तो आपके लिए सरकार की ये जो फंड इकट्ठा होगा 18 साल तक, उससे आप अपना हायर एजुकेशन भी कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो आप उससे मैरिज भी कर सकती हैं, ठीक है। उसी तरीके से कई बार सरकार मैरिज के लिए भी पैसे देती है, जैसे मध्य प्रदेश में ही 51,000 रुपीज दिए जाते हैं फॉर मैरिज, ठीक है, गर्ल चाइल्ड की, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी स्कीम्स हैं एजुकेशन को जो प्रमोट करती हैं, जैसे अगर आप सिंगल डॉटर हो अपने पेरेंट्स की तो आपके एजुकेशन में काफी सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं आपको, ठीक है। अगर आप सिर्फ दो डॉटर हो पेरेंट्स की तो भी आपको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती हैं, राइट। इसके बाद लीगल एज इंक्रीज की गई है वाया प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया उससे कि कम से कम लड़की की एज भी अब 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चला रखा है, यानी कि हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशली टारगेट करेंगे जहां पर चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने जान ली, हमने इम्पैक्ट देख लिए, हमने उसके रीजंस जान लिए, कुछ एकदम बेसिक रखे हैं मैंने ये रीजंस, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे कुछ याद करना है या कुछ रट्टा मारना है, एकदम बेसिक जो बिल्कुल आपका नेचुरली आपके माइंड में फ्लो होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम हायर जुडिशरी में। तो यहाँ पर क्या इश्यूज है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे जो रिक्रूटमेंट होता है जजेस का वो होता है एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू। कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो ऑब्वियसली वहां पर गर्ल्स भी कॉम्पीट करती हैं इक्वली, और फिर वो क्वालिफाई करती हैं एंड दे प्रोसीड टू बिकम द जज, राइट। बट ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए नहीं होता, और यहीं पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कोलिजियम सिस्टम का, राइट। क्यों? बिकॉज वो बदनाम है अपने नेपोटिज्म एज वेल एज फेवरेटिज्म के लिए, राइट। ये पहली बार हुआ है जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज हैं इस वक्त, ठीक है, और उसमें से एक है हमारी जस्टिस नागरत्ना। शी इज ऑल सेट दैट शी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके पास एज है अभी, एज उनकी साइड पे, और डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर होंगे उसके बाद उनका नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, दैट इज अ गुड थिंग। एक है जस्टिस कोहली, भी नाम याद नहीं रखना जरूरी है बट ये न्यूज़पेपर में आता रहता है। एक है मिस त्रिवेदी, ठीक है।
तो ये 3 हैं और जिसमें से एक ऑलमोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको बनना ही है, ठीक है? तो यहाँ पर हालात थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। बट अगर फैक्ट देखें तो अभी हमारे यहाँ आज तक अ, इंडिया में आज तक सिर्फ 10 विमेन जज ही बनी है सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, ठीक है? जस्टिस फातिमा बीबी, शी वाज द फर्स्ट, ठीक है? नॉट जस्ट फर्स्ट इन इंडिया बट आल्सो द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट विमेन जज इन एशिया एज वेल। ओके, ये बनी थी 1989 में, राइट? आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ सिर्फ अभी 3 जजेस हैं, पहले 4 थी, एक विमेन जज रिटायर हो गई बाद में। ओके, नाउ अब इसमें क्या है कि अब हमें देखना चाहिए कि रीजंस क्या हैं इसके। तो पहला तो रीजन तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। पेन का कलर चेंज करते हैं पहले। हिस्टोरिकल रीजन क्यों? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस के टाइम भी देखा कि ऑलमोस्ट हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, ऑलमोस्ट एवरीवन केम फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉयर, राइट? तो तभी से उस टाइम विमेन का पार्टिसिपेशन इतना था नहीं, एजुकेशन में भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली ऐसा कंसिडर ही कर लिया गया कि ये जो डोमेन है जुडिशरी का, ये पूरा सिर्फ मैन सेंट्रिक है, ठीक है? क्योंकि देखिए, एक टीचिंग जॉब होती है जहां पर एक फीमेल टीचर आती है, उसके पास उसको पता है उसको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है? उसको बच्चे ढूंढने नहीं है अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रही है। उसी तरीके से वो एक डॉक्टर है, उसको पता है पेशेंट मेरे पास आएंगे, मुझे अपना काम करना है, ठीक है? बट कहीं ना कहीं जब लॉयर का काम आता है, पहले तो ऑफकोर्स आपको लॉयर ही बनना पड़ता है ना, उसके बाद फिर आप प्रोसीड करके धीरे धीरे जज की उस पर पहुंचते हो। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स लाने पड़ते हैं पर्सनली। जब एज अ बिगनर आप काम शुरू करते हो तो आपको खुद कन्विंस करना पड़ता है उनको। ओके, तो कहीं ना कहीं ये माना गया हमेशा से कि नहीं यार, ये विमेन डोमेन है ही नहीं, ठीक है? दूसरा, स्टीरियोटाइपिक एटीट्यूड अगेंस्ट दी विमेन, ठीक है? कि इनको वैसे मतलब डोंट से इट पर्सनली बट डोंट टेक इट पर्सनली, बट जिस तरह का एक माइंडसेट है कि लड़कियों का दिमाग घुटने में रहता है, इस तरह की जो बकवास हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, इस तरह का स्टीरियोटाइपिक एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार रहा है। तीसरा, एजुकेशनल बैरियर्स। एजुकेशनल बैरियर, आजकल तो फिर भी लॉ कॉलेजेस में आपको विमेन अच्छी खासे परसेंटेज में दिखेंगी, बट 2 जनरेशन पीछे चले जाइए तो देयर वाज लाइक ऑलमोस्ट निल, ठीक है? ये माना ही नहीं जाता था कि ये प्रोफेशन उनके लिए सेफ है। क्योंकि एक जज को या लॉयर को भी एक नई लड़की अगर ग्रेजुएट होके आती है, उसके बाद उसको वो काम सीखना किसी के अंडर में ही पड़ता है। ओके, और फिर आपको पता है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीजें आती है, इसलिए भी कहीं ना कहीं माना जाता था कि दिस प्रोफेशन इज नॉट गुड, राइट? नेक्स्ट, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है, वही प्रॉब्लम है। ओके, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लानी चाहिए, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको प्रमोशन के और ज्यादा चांसेस मिले, राइट? ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम में इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, ठीक है? यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर क्लियर जेंडर बायसनेस है। अब याद कीजिए जस्टिस मिश्रा का केस, उसमें उनके अंडर में काम करने वाली एक लड़की ने उनके अगेंस्ट लगाए सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस, ठीक है? अब हुआ क्या, 3 जज बेंच के सामने ये केस गया, ठीक है? यहाँ पे पेटिशनर खड़ी हुई है और केस है जस्टिस मिश्रा के अगेंस्ट। और जस्टिस मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, या उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो खुद इस बेंच पे बैठे हुए थे। मतलब एक जज जिसके अगेंस्ट केस आया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो खुद उस केस की सुनवाई कर रहा है जज की कुर्सी पे बैठ के। दैट मीन्स ए पर्सन इज बिकमिंग ए जज इन हिज ओन केस, राइट? तो इस तरह का ये क्या क्लियर बायसनेस नहीं था, या हम जिसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इस तरह की चीजें होती है। अब इस पेटिशनर को इंसाफ तो मिला नहीं, ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए, तो इसने कहीं ना कहीं डिस्करेज भी किया बाकी की वेमेंस को कि यार कुछ नहीं होने जाना है, ठीक है? तो ये फील्ड सेफ ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी कह लीजिए, या वेमेन का रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? तो इनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी इसलिए है कि पहले तो हमें यहाँ पे जरूरत है जेंडर इक्वालिटी की, ताकि हमारी जो जुडिशरी है वो ज्यादा इंक्लूसिव लगे। ओके, दूसरा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पार्शियलिटी को काउंटर कर सकें, ठीक है? कई बार थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइपिक बायसनेस होती है। एग्जाम्पल वही कलकत्ता हाईकोर्ट वाले जज का,
कि सिर्फ लड़कियों को ये कहना कि द एडोलसेंट गर्ल शुड कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्ज, तो ये बात तो इक्वली फिर बॉयज पर भी लागू होती है ना, सिर्फ गर्ल्स पर क्यों? तो इस तरह का जो बायसनेस एटीट्यूड है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरा, दे विल बिकम द इंस्पिरेशन एज वेल एज ए रोल मॉडल फॉर अदर गर्ल्स। ठीक है, कि सबसे बड़ी कुर्सी जो होती है देश में न्यायपालिका में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वहां तक भी एक विमेन पहुंच सकती है। राइट, सो दैट विल बिकम एज अ रोल मॉडल। दूसरा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक विमेन सेंट्रिक एटीट्यूड आएगा यहाँ पर, विमेन सेंट्रिक एटीट्यूड। जैसे अभी हमने देखा कि हमारी जो रेसलर्स विमेन थी वो काफी टाइम धरने पर बैठी रही, खुद दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाँ ये सब कुछ हुआ है, ठीक है, उसने खुद कहा कि एफआईआर होनी चाहिए इनके अगेंस्ट और हमें सारे प्रूफ मिले हैं, इन्होंने हैरेसमेंट किया है। उसके बाद भी अगर कोर्ट चाहता तो सुमोटो एक पीआईएल एक्सेप्ट कर सकता था इस चीज पर, ठीक है, बट कोर्ट ने भी वो विमेन सेंट्रिक एटीट्यूड नहीं दिखाया। बट मे बी अगर वहां पर विमेन जजेस ज्यादा होती तो शायद इसको कुछ बेटर दिखाया जा सकता था। ओके, और लास्टली कि ग्लोबल नॉर्म्स, ठीक है, ग्लोबल नॉर्म्स आजकल ग्लोबल लेवल पर ही विमेन्स को हर फील्ड में एनकरेज किया जा रहा है ताकि उस फील्ड में एक डाइवर्सिटी रहे। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देख लिए। अब हम लोग आते हैं फॉग वाले आर्टिकल पे। ठीक है, तो अभी इंडिया में क्या चल रहा है, सिर्फ फॉग चल रहा है। तो इसके लिए हमें आपके साथ दो डायग्राम शेयर करने चाहिए मुझे। अरे यार, चलिए वो डायग्राम तो अभी नहीं शेयर कर पाऊंगा मैं उसको डाउनलोड करना ही भूल गया एक्चुअली। एनीवे, पहले हम फॉग के बारे में जान लेते हैं तो ये होता क्या है। देखिए, ये होता है, यू कैन से द कलेक्शन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जैसे ये लैंड सरफेस है हमारा, तो यहां से अब सपोज नाइट का टाइम है, ठीक है, तो आपको पता है कि अर्थ दिन भर हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर नाइट में उसको रिलीज करता है। ठीक है, नाइट में रिलीज होती जाएगी। राइट, और इसके लिए फॉग बनने के लिए जरूरी कंडीशन ये होती है कि एक तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी नॉर्थ इंडिया में है। दूसरा, कि विंड्स जो है वो बहुत ही काम होनी चाहिए, यानी कि वो इन ड्रॉपलेट्स को अपने साथ आगे पीछे नहीं ले जाएगी, एकदम काम। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ग्राउंड कूल होने लगता है रात में, तो अर्थ सरफेस के एकदम करीब में, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इसके आसपास, अब ये क्योंकि ये बहुत ठंडा हो गया नीचे का एरिया, तो ये ठंडा होने की वजह से यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा, ठीक है, वो कंडेंस होने लगता है। कंडेंस होके वो बनाने लगता है छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हम लोग को सुबह दिखती है ओस के फॉर्म में। राइट, इस तरीके से आपका फॉग बनता है। तो इसके लिए पहले तो कंडीशंस याद रख लीजिए कि इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है बहुत लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, अबंडेंट मॉइस्चर होना चाहिए नियर सरफेस, ठीक है, अगर मॉइस्चर होगा तभी तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है, और दूसरा हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी। एंड थर्ड अल्टीमेटली कि रात में जब वो कूल होगा तो उसके बाद, ठीक है, तो ये तीन कंडीशन याद रखिएगा फॉग बनने के लिए, ये जरूरी होती है। ओके, अब एक टर्म समझिए जरा कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर लेवल जिसके जिसके बियॉन्ड, ठीक है, जिसके इस टेम्परेचर के बाद जो एयर है वो वाटर को यू कैन से कि गैसियस फॉर्म में होल्ड नहीं कर पाएगी, अब वो कन्वर्ट कर जाएगी ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है, और फिर वो ड्रॉप हमें सुबह दिखती है पत्तों पर, हाथों पर, ओस के फॉर्म में। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड दो टर्म्स आते हैं, एक तो हो गया अपना फॉग, ठीक है, और इसी से एक ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म होता है एक मिस्ट, ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, पहली बात तो कि इसकी जो विजिबिलिटी होती है ना फॉग की, वो हार्डली होगी 1 किलोमीटर लेवल तक, यानी कि जो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम हार्डली 1 किलोमीटर लेवल तक, ठीक है, जबकि मिस्ट की जो होती है वो रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है, मोर देन 1 किलोमीटर। ओके, फॉग ऐसे लगते हैं जैसे सरफेस के पास ही क्लाउड आ गए हैं, यू कैन से कि लो लेइंग क्लाउड एट द सरफेस लेवल, ओके, एंड दे कंपोज ऑफ टाइनी टाइनी ड्यू टाइनी ड्यू ड्रॉप्स इन द एयर, ठीक है, जबकि मिस्ट में क्या होता है,
कि क्लाउड बनता है आपका स्मॉल ड्रॉपलेट से हेल्ड ओवर द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एट द ग्राउंड लेवल ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से बनता है और ये सबसे बड़ा रीजन है मिस्ट बनने का। ऑलराइट, इस फॉग की जो लॉन्गिविटी होती है वो थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि मिस्ट की जो होती है वो थोड़ी सी शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है। ऑलराइट, बस इसमें इतना जानना अभी के लिए काफ़ी है। बाकी इसके इम्पैक्ट वगैरह आप जानते ही हैं कि विजिबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, तो फिर ट्रेन हो, फ्लाइट्स हो, ये सब डिले होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बट वो बिना डायग्राम के समझाना पॉसिबल नहीं होगा, एंड मैं भूल गया एक्चुअली उस डायग्राम को लाना अपने साथ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, अदरवाइज हम लोग प्रीलिम्स में तो इस रिवीजन सीरीज में तो इसको करेंगे ही, ठीक है। लास्टली कि प्लीज आज का द हिंदू डिस्कशन मत अवॉइड करना, उसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेंस में मैंने जो रेड सी पे वीडियो बनाया उसको जरूर देख लेना, उसमें काफी सारी ऐसी मैप लोकेशंस हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके, इसके अलावा मेंस 450 प्लस प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, साथ में रिवीजन सीरीज चल रही है फॉर बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट। ऑलराइट, और साथ में हमारा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ठीक है। तो अब हमने 2 दिन देख लिया है, एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट्स रखे जो आपको बेटर सोचना सिखा सकें, चीजें कनेक्ट करना। मेरा फोकस, मेरा जो गोल है वो आपको रटवाना नहीं है, ठीक है। आपके ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करना है कि आंसर नेचुरली आपके ब्रेन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है, आप चीजों को कनेक्ट कर पाए खुद से, ठीक है। तो हमारे 2 सेशन हुए मेन स्टॉर्मिंग के, अब हम लोग थर्ड सेशन से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे उसको थोड़ा सा और बेटर होंगे, ठीक है, और थोड़ा सा और टफ पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।